हेलो हेलो, तो क्या हाल चाल, स्वागत स्वागत है। ये है आपका अपना भैया सतीश, जो आपको आज नॉन मेटल्स और मेटल्स वाले चैप्टर को रैपिडली यानी कि बहुत तेजी से वो भी 30 मिनट्स के अंदर समाप्त कर देगा, यानी कि अच्छे से पढ़ा देगा। और जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स में मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को खत्म किया है। आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप उससे पढ़ लेंगे तो पेपर में एक भी सवाल और एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़कर आएंगे आप। तो आप देखिएगा जरूर। और हम चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, यानी कि इस रैपिड लेक्चर को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंडक्शन, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, लस्टर एंड सोनारिटी, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये पढ़ लिया था। मतलब कि कंडक्शन मतलब कि क्या क्या कंडक्ट करते हैं। फिर इसके बाद डक्टिलिटी यानी कि उनके अंदर क्या वायर बनाने की क्षमता है। और मेलिबिलिटी मतलब कि क्या वो किसी भी स्ट्रक्चर में बदल हो सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। फिर इसके बाद है लस्टर, यानी कि उनके अंदर चमक है कि नहीं है। सोनैरिटी मतलब उनके जब उनके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए तेजी से, तो उनके अंदर सोनैरिटी यानी कि साउंड निकलता है फिर नहीं, जैसे घंटी में मारते हैं तो टिन करता है वैसे। फिर इसके बाद है डेंसिटी, ये भी पढ़ लिया था। फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, सही वाला। ठीक। फिर इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी पढ़ लिया था कि कितने पर मेल्ट होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब कितने टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं। ठीक। फिर इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होते हैं, एंड नॉन मेटल्स में 5 6 7 होते हैं, तो हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन। देखो, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो हमने अभी बताया कुछ देर पहले ही। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं। ठीक। ये नॉन मेटल और ये मेटल। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई मैंने तो बता ही दिया था कि जब कोई भी चीज आप दान देते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। यानी कि जब मेटल्स डोनेट करेंगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी होगी, और जो नॉन मेटल्स लेंगे, किसी से उधार लेंगे, तो उनके अंदर एक निगेटिविटी आएगी। सोचेंगे कि अरे यार, मुझे उधार लेना पड़ रहा है, ये कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन आप ऐसी मत सोच रखिएगा। ये हो गया मेटल्स। नॉन मेटल्स, भाई ऑक्साइड टाइप। ऑक्साइड टाइप क्या होता है? देखो, हमने पढ़ लिया था ना, मेटल्स ऑक्साइड प्लस में, मेटल्स ऑक्साइड प्लस में एसिड गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने ये पढ़ लिया था। इसमें हमने जाना था कि अगर मेटल्स का कोई ऑक्साइड है तो वो किस नेचर में होगा, वो बेसिक नेचर में होगा। और और जब नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो एसिडिक नेचर में होगा। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में। और कोरोजिव, कोरोजिव क्या मतलब, उनके अंदर कोरोजन होता है या फिर नहीं होता है। तो मेटल्स के अंदर कोरोजन होता है और नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होता है। फिर इसके बाद है टाइप ऑफ आयन। टाइप ऑफ आयन, जो पॉजिटिव है इसका मतलब कैटायन, एंड नेगेटिव है इसका मतलब एनायन। ठीक। रिएक्शंस थे कि मेटल्स और जो नॉन मेटल्स थे उनके बीच में रिएक्शन था। तो मेटल में क्या था? सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम और Fe यानी कि आयरन, इनका रिएक्शन था। तो हमने पढ़ लिया था इनका रिएक्शन। और मेन चीज ये था कि जो सोडियम और पोटेशियम था वो हमेशा सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता था। और जो कैल्शियम था वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता था। और जो एल्यूमिनियम और Fe था यानी कि आयरन था, वो किसके साथ रिएक्ट करता था? वो करता था सिर्फ स्टीम वाटर के साथ। ठीक। ये हमने पढ़ लिया था। और फिर इसके बाद हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Pb, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन, फिर इसके बाद कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, फिर इसके बाद Ag और Au। इसको हमने पढ़ लिया था अच्छे से। वो भी मैंने भी कहीं से देखा था और मैं आपको बता रहा था अच्छे से, इससे आपको भी याद हो जाए। क्यों? कल्लू ने कार मांगी,
अल्टोजन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिले सिल्वर ऑडी। कल्लू ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, हाय फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि HG से मिली क्यों लिखा है। देखो HG यानी कि मरकरी, मरकरी का फर्स्ट लेटर M, तो M से मिली हमने लिख दिया। ठीक, समझने के लिए अच्छे से। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, जब रिएक्शन करता है मेटल ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, Cu प्लस में O2 गिव्स आउट CuO, यानी कि ये है बेसिक। ये जो ऑक्साइड बना है किसका, कॉपर का, वो बेसिक नेचर में है। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब मेटल्स का ऑक्साइड होगा तो वो बेसिक नेचर में होगा, और नॉन मेटल्स का किस में होगा, एसिडिक नेचर में। फिर इसके बाद हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन। वो कौन सा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कह रहा था कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो अगर मेरे वाले ऑक्साइड होंगे, मेरे वाले मेटल्स के ऑक्साइड होंगे तो एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे। जैसे कि एल्युमिनियम का ले लीजिए, एल्युमिनियम देख लो, एल्युमिनियम पहले देख लीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे बनता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से बनता है एल्युमिनियम प्लस में O2 गिव्स आउट Al2O3, यानी कि बैलेंस करने पर 4 एल्युमिनियम प्लस में 3 ऑक्सीजन गिव्स आउट 2Al2O3। ठीक, ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो बना है ये बेसिक में भी हो सकता है और एसिडिक में भी हो सकता है। कैसे, यहाँ पर देखो, Al2O3 प्लस में 6HCl गिव्स आउट 2AlCl3 प्लस में 3H2O। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ HCl हमारा क्या है, एसिड है, एसिडिक है। ठीक, तो ध्यान से देखो, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते थे तो एक सैल्ट मिलता था और वाटर मिलता था। हमारे पास ये एक सैल्ट हो गया और ये वाटर हो गया, यानी कि इसे हमें बेसिक कहना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। ठीक, और इसमें देखो NaOH हमें पता है बेसिक नेचर का है। ठीक, ये हमें पता है बेसिक नेचर में है, और यहाँ पर सैल्ट एंड वाटर मिल रहा है। इसका मतलब ये वही वाला फिर से रिएक्शन है, तो इसे फिर एसिडिक बनना पड़ेगा, यानी कि इसके डुअल नेचर हो गए ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के डुअल नेचर हो गए, एसिडिक और बेसिक दोनों। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता था कि नॉन मेटल्स और वाटर जब रिएक्ट करते थे आपस में तो क्या बनाते थे, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते थे। जैसे H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2, ठीक, 2H2O, तो H2O न्यूट्रल होता है। ठीक, वैसे ही अब चलते हैं आगे वाले पे, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूटेड एसिड विथ मेटल। जब मेटल्स डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सैल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें से एक एसिड ऐसा होता है वो कहता है भैया औकात में रहना, मेटल को कहता है, एसिड कहता है, डाइल्यूटेड एसिड कहता है मेटल को औकात में रहना, मेरे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने को सोचना भी मत। तो वो जो गुंडा है, वो एसिड वाला जो गुंडा है वो कौन सा गुंडा है, HNO3 गुंडा है। वो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनको पछाड़ने के लिए, इनको मात देने के लिए दो भाई आते हैं और कहते हैं किसकी दादागिरी ज्यादा चल रही है। वो कौन कौन भाई रहते हैं, MgN Mn, MgN Mn, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दोनों भाई कहते हैं आओ तुम्हारी औकात दिखाएं, चलो चलो अखाड़े में चलो। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो हाइड्रोजन निकल जाता है, और मैग्नीज जब रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तब भी H2O को रिलीज कर देता है। तो इनकी दादागिरी को खत्म कर देते हैं ये दोनों भाई। ठीक, याद कर लेना, MgN दो भाई आते हैं और HNO3 को लात मार के भगा देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है कि जो Mg और Mn है वो है क्या, है तो एक मेटल्स। ठीक, ये दोनों मेटल्स हैं। तो बात यह है कि डिस्प्लेस फिर कौन कौन कर सकता है जो इन वाले में है HNO3 को छोड़ के। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं वो H2 को, हाइड्रोजन गैस को इजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं। इन दोनों भाइयों की जरूरत कब पड़ती है, जब HNO3 अपनी दादागिरी दिखाता है।
तो HNO3 जब दादागिरी दिखाता है तो Mg और Mn दोनों भाई आते हैं और मारपीट के बराबर कर देते हैं, इनकी दादागिरी निकाल लेते हैं। अगले पे चलते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है? जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक आयोनिक बॉन्ड बना करके कंबाइन होते हैं और ऐसा सेल बनाते हैं जो आयोनिक कंपाउंड हो। जैसे कि Na+Cl, Na+ में Cl गिव्स आउट NaCl, जो क्या है? नमक है, साधारण नमक। तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए एक फिजिकल नेचर, जो नमक होता है NaCl जो होता है एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसी के फिजिकल नेचर्स क्या होते हैं? वो सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नमक को लेना और उसको पिघला के दिखाना, बहुत ज्यादा आग पड़ेगी आपको, यानी कि आपको बहुत टाइम तक उसे गर्म करना पड़ेगा, यानी कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक, यानी कि बहुत ज्यादा हाई है। सॉल्युबिलिटी, आप नमक को NaCl को पानी में घोलना, अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, पानी में वाटर में डिजॉल्व करना, अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी चीज को यानी कि NaCl को आप पेट्रोल में डिजॉल्व करिए, नहीं होगा। ऑयल में करिए, नहीं होगा। कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल में करिए, नहीं होगा। और कौन सा? केरोसिन ऑयल में करिए, नहीं होगा, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी सिर्फ वाटर में होती है और कई ऑयल में होती है, लेकिन जो जो मैंने नाम बताया उनमें नहीं होती है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ETC और एक्स्ट्रा कई बहुत बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जितना मैंने नाम बताया उनमें नहीं बोलेगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिए नमक का एक इतना बड़ा रॉक लेना, पत्थर लेना नमक वाला, उसको इधर से वायर लगाना, इधर से वायर लगाना, देखना करंट पास आउट नहीं होगा। लेकिन आप उसी को अगर पानी में मिला दें, उसी NaCl को, नमक को, और अच्छे से डिजोल्व कर लें, तब वो क्या करेगा? इजिली, इजिली मतलब इजिली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगेगा, ठीक। ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि अर्थ का एक लेयर है, वो भी क्रस्ट उसका नाम है। तो क्रस्ट में क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। मेटल्स किन में पाए जाते हैं? मिनरल्स में पाए जाते हैं। मिनरल्स यानी कि जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। फिर इसके बाद मिनरल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओर्स पाए जाते हैं, जो हम प्रॉफिटेबली पा सकते हैं, जिनमें मेटल्स अच्छे हों, 90% मेटल्स हों, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। यानी कि जिन्हें हम प्रॉफिटेबली पा सकें, यानी कि लागत जितनी लगाएं उनसे ज़्यादा हम सेल कर पाएं, तो उसे हम ओर्स कहते हैं। जितना हम निकालेंगे उन्हें हम ओर्स कहेंगे। इसमें होता है 90% मेटल, सॉरी 90% मेटल एंड 10% इम्प्योरिटीज होगा, 10% इम्प्योरिटीज होंगे। फिर इसके बाद गैंग पार्टिकल्स क्या हैं? जो ओर्स में पाए जाने वाली इम्प्योरिटीज होती हैं, नॉन मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक। इसके बाद इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर्स, यानी कि ओर्स में जो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, गैंग पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें रिमूव करना ही इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं, ठीक। मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब होता है कि जब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी, यानी कि मेटलर्जी प्रोडक्शन, यानी जहां से निकाला जाता है वहां से लेकर के जब प्योर एकदम बना दिया जाता है उस मेटल को, उस पूरी प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं, ठीक। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसे मैंने लेक्चर 3 में बहुत ही अच्छे से समझाया है, लेकिन ओवरव्यू यहाँ पर भी मैं दूंगा। तो सबसे पहले है ओर्स। ओर्स में हम मेटल्स जो पाते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हाई रिएक्टिव, दूसरा होता है मीडियम रिएक्टिव एंड तीसरा होता है लो रिएक्टिव, ठीक। तो हाई रिएक्टिव में क्या होता है कि मेटल्स जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, फिर डायरेक्ट वो हमें मिल जाते हैं, प्योर मटेरियल डायरेक्ट मिल जाते हैं हमें, ठीक। फिर इसके बाद क्या है कि जो मीडियम रिएक्टिविटी है मेटल्स की, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर्स से? तो क्या होता है कि जो मीडियम रिएक्टिविटी है उन वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट ओर्स में पाए जाते हैं और दूसरा है सल्फाइड ओर्स में, यानी कि कार्बोनेट यानी कि CO3 में कंबाइन होते हैं और सल्फाइड यानी कि S में कंबाइन होते हैं, ठीक। और यहाँ पे CO3 में। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका हम अलग अलग टाइप से इनको अलग करते हैं।
क्या होता है, कैल्शियम का क्या करते हैं, कैल्शियम बोल रहा हूँ, कार्बोनेट का क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स का क्या करते हैं कि हम कैल्सिनेशन करते हैं। हम कार्बोनेट ओर्स का हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम जो ओर्स होते हैं उनको हम हीट करते हैं, ठीक है। और सल्फाइड ओर्स में क्या करते हैं, इनका हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग कैसे करते हैं, हीट देते हैं और ऑक्सीजन, हीट और ऑक्सीजन दोनों देते हैं, ठीक। और ये क्यों करते हैं, देखिए ऑक्सीजन इसमें देने की जरूरत क्यों पड़ी, सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन की इसे जरूरत है, और कार्बोनेट ओर्स में ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन इसमें हम नहीं देते हैं, ठीक। इसके बाद इन दोनों से हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड जो मिलता है हमें, उसका हम रिडक्शन करते हैं, फिर इसके बाद हम रिफिनिंग करते हैं, फिर वो प्योर मेटल में मिल जाता है, ठीक। फिर इसके बाद लो रिएक्टिव जो होते हैं वो सल्फाइड ओर्स में होते हैं। सल्फाइड ओर्स में क्या होता है, हम उनका रोस्टिंग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को दे करके हम उसको हीट करते हैं उस मेटल को, तो फिर इसके बाद हमें मेटल मिल जाता है। फिर इसके बाद हम उसका रेफनिंग करते हैं, रेफनिंग अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम NaCl प्लस वाटर मिला करके डाल देते हैं, और उसमें दो डालते हैं, क्या, एक कैथोड डालते हैं, दूसरा एनोड डालते हैं। कैथोड और एनोड, कैथोड माइनस होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें जब कैथोड एनोड की जब रिएक्शन होगी तो आप NaCl क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, और Na पॉजिटिव होता है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, और Cl क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। तो Na जो चला जाएगा वो किस पर जाएगा, कैथोड पे, और जो Cl वो किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। देखिए Na हमें एक प्योर मिल गया, क्या, मेटल, ठीक, यहाँ से ये हो गया। और यहाँ से क्या होगा, रिफिनिंग, रिफिनिंग में हम क्या करते हैं, उस मेटल जो मिला हमें लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव से जो मिला था उनकी बात कर रहे हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि हम एक जो सीट लगाते हैं वो किसकी लगाते हैं, इम्प्योर Cu की लगाते हैं, मान लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर CuSO4 का एक वो डालेंगे, क्या, सॉल्यूशन डालेंगे। जब इधर एनोड है उधर कैथोड है और हम सप्लाई को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से जो क्या होंगे, मेटल्स वो निकलेंगे और उनके साथ इम्प्योरिटीज भी निकलेंगी। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो जाकर के यहाँ पर इकट्ठा होंगी, इम्प्योरिटीज यहाँ जाएंगी और उन्हें हम एनोड मड कहते हैं, यानी कि एनोड के कचड़े, ठीक। फिर इसके बाद जो Cu है वो पॉजिटिव यानी कि प्योर वाला जो है वो यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है। पॉजिटिव जो Cu होता है वो पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर जाके चिपकेंगे, और ये जो कैथोड है ये Cu को खा खा करके मोटा सीट बन जाएगा, यानी कि एक सीट जो प्योर Cu होगा, यानी कि प्योर कॉपर होगा। इसी हम क्या कहते हैं, रिफिनिंग कहते हैं, ठीक। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स आयरन का रस्ट होना, यानी कि खराब होना, क्या होना, एकदम क्या हो, लीचड़ हो जाना, एकदम कमजोर हो जाना, और क्या बोले, उसको खा जाना, ईटिंग ऑफ आयरन्स बोल सकते हैं हम, ठीक। क्या होता है कि जब Fe यानी कि आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ और H2O के साथ, तो क्या होता है, उसका रस्टिंग होता है, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट हटा तो रस्टिंग नहीं होगा, अगर Fe हट जाए तो रस्टिंग ही किसका होगा, इसको तो हटा ही दो। फिर इसके बाद एयर, अगर एयर नहीं है सिर्फ वाटर है तो नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं है तो नहीं होगा रस्टिंग, सीधी सी बात। फिर इसके बाद क्रोजन ऑफ मेटल्स, क्रोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है, यानी कि किसी भी मेटल्स का जो सरफेस होता है वो ईट कर जाना, यानी कि उसको सरफेस का एसिड या एसिड से खराब हो जाना, वो हमेशा मेटल ही होगा, इसको याद रखना, इसीलिए लिखा है क्रोजन ऑफ मेटल, याद रखना, नॉन मेटल्स का क्रोजन नहीं होता है। जैसे Fe+O2 गिव्स आउट Fe+O2+H2O, तो रस्ट होगा, वो रस्ट किस कलर का होगा, रेड कलर का, किस कलर का, रेड कलर का। और Cu+CO2+O2 इसका कोरोजन होगा और वो कलर होगा ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, ठीक।
फिर इसके बाद Ag+S गिव्स आउट AgS, ये कोरोजन है। और ये कलर होगा ब्लैक कलर का। किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का कोरोजन होगा। फिर इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि कोरोजन को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। जो मेटल है उसके ऊपर हम पेंट कर दें। फिर इसके बाद ग्रीस लगा दें। फिर गेवलाइजेशन कर दें, यानी कि जिंक के एक पतले परत को, यानी कि एक थिन लेयर को उसके ऊपर चढ़ा दें। जैसे किताब के ऊपर कापी या फिर किताब के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, वो कवर, हाँ वही। तो वो जिंक मेटल से उसका कवर कर दें, उसी को हम गेवलाइजेशन कहते हैं। और फिर इसके बाद है एलॉइंग 2 बार हो गया क्या? ठीक है। एलॉइंग मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल्स को और किसी मेटल के साथ उसको मिला देना और उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देना। जैसे स्टील, जानते हो स्टील पे कोरोजन नहीं लगता है। वो कैसे? क्योंकि Fe+ कार्बन इज इक्वल टू स्टील होता है। ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज को बदल दिया जाता है। अगर सिर्फ Fe होगा, सिर्फ आयरन होगा, तो उसका कोरोजन हो जाएगा किसके साथ? एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका रस्ट हो जाएगा, यानी कि कोरोजन हो जाएगा। और फिर इसके बाद है क्रोम प्लेंटिंग होता है कि एक क्रोमियम मेटल होता है, उसके एक थिन शीट को किसी भी मेटल के ऊपर लगा देना, तब कोरोजन नहीं होगा। यही थे हमारे क्या थे भैया? यही थे हमारे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। ये था एक रैपिड रिवीजन की तरह। आप पेपर से 1-2 महीने पहले देख सकते हैं, 1-2 दिन पहले देख सकते हैं, जिससे हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। और मैं जब तक पढ़ाऊंगा तब तक आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट भी रहेगा तो आप क्या करिए बताइए? करेंगे क्या? कमेंट करिए और क्या करिए। मैं फिर इसके बाद उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीनों लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी समय है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बिग ड्रीम, हार्ड वर्क, नेवर गिव अप। बाय बाय।